नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सभी जानते हैं मैं हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लास। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ जिसको मैंने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पूरा रिवाइज करवाया था कि कहाँ तक हम पढ़ चुके थे और उसमें मैंने काफी सारी चीजें भी यहाँ पर आपको बताई थी। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किस तरह से मैंने यहाँ पर आपको संधि के विषय में बताया था, यानी कि संधि होती क्या है। ठीक है, तो संधि का क्या अर्थ होता है ये मैंने यहाँ पर आपको बताया, संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई और किस तरह से संधि में वर्णों का मेल होता है। देखिए, वर्णों का मेल तो तब भी होता है जब हमारा शब्द निर्माण किया जाता है, शब्दों का निर्माण होता है। तो ये भी एक शब्द निर्माण की ही प्रक्रिया है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, एक नया शब्द बनता है और यानी कि जो पुराना शब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द पूरी तरह से चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताई थी कि शब्द कैसे, किस तरह से वर्णों का सार्थक मेल जो है शब्द कहलाता है और फिर किस तरह से संधि होती है, यानी कि वर्ण जो है आपस में जुड़ते हैं। तो उसी से क्या है, हमने ये संधि टॉपिक यहाँ पर पढ़ा था। तो जैसे शब्दों को अगर आपस में जोड़ना हो, जैसे विद्या धन अर्थी, तो किस तरह से उनको जोड़ा जाएगा और कैसे स्वर और व्यंजनों के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और किस तरह से स्वरों का मेल होता है। और देखिए यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक है इसको समझने के लिए उसके बाद हमने फिर सबसे पहले जो स्वर संधि है, उसके बाद हमने जो संधि के भेद हैं, ठीक है, संधि की परिभाषा हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। उसके बाद हमने जो है संधि किस तरह से यहाँ पर जो वर्ण है वो आपस में जुड़ते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। और उसके बाद हमने संधि विच्छेद, यानी कि क्योंकि देखिए संधि विच्छेद पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है संधि समझने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से आपने शब्दों को अलग अलग किया है, तो कैसे आपने शब्दों को अलग अलग किया, कैसे आपने शब्दों को जोड़ा, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर समझ आ जाती हैं। तो उसके बाद हमने जो सबसे मेन चीज है संधि के भेद, वो हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो देखिए, हमने यहाँ पर संधि के जो भेद हैं उसमें मैंने आपको बताया था 3 तरह के यहाँ पर संधि के भेद होते हैं और विसर्ग संधि। तो जिसमें हम अपना पहला टॉपिक यहाँ पर स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो इसके भी मैंने आपको यहाँ पर 5 भेद बताए थे। तो देखिए, जो 5 भेद हैं वो पांचों के 5 भेद हमने यहाँ पर लिखे हैं, किसी ने भी उस कॉपी में नोट डाउन किया है, जिसमें से हम अभी यहाँ पर केवल और केवल पहले भेद को डिस्कस कर रहे हैं। काफी ज्यादा लेंदी है, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। किस तरह से संधि से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उनको आप हमेशा इजीली, आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संधि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो हमने सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो आप देख सकते हैं हमने दीर्घ संधि में यहाँ पर क्या पढ़ी है। दीर्घ संधि में हमने शुरुआत से बताया कि इसको दीर्घ संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ह्रस्व और ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ और ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घ दोनों को, यानी कि आप चाहे ह्रस्व ह्रस्व मिलाएं, यानी कि अगर आप क्या होते हैं ह्रस्व, क्या होते हैं दीर्घ, ये लास्ट सेशन में भी क्लियर किया था। अब बार बार यहाँ पर हम पुरानी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा सेशन आगे नहीं बढ़ेगा इस तरह से। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने घर पर भी रिवाइज करनी है। ये मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि आप सारी चीजें घर पर एक बार पढ़ें और कोई भी डाउट हो उस चीज से रिलेटेड तो आप उससे नेक्स्ट सेशन में पूछें। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे कि किस तरह से अगर ह्रस्व ह्रस्व मिलेंगे तब क्या होगा, ह्रस्व दीर्घ मिलेंगे तब क्या होगा, दीर्घ ह्रस्व मिलेगा तब क्या होगा, दोनों ही दीर्घ मिलेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर हमने लास्ट में एंड में बताया था कि हमेशा ही दीर्घ ही बनेगा। देखिए, आप देख सकते हैं हमेशा दीर्घ बनेगा, ये मैंने आपको बताया था, आ, ई और उ। तो आप देख सकते हैं, तो उसी के एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर आगे समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो हम यहाँ तक एग्जाम्पल्स में पहुंच चुके थे, यानी कि हम ई की मात्रा वाले, ठीक है, जो ई की मात्रा वाले शब्द हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो ई की मात्रा में भी आप देखेंगे कि एक ह्रस्व स्वर होता है, यानी कि ई जो है जिसके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, एक दीर्घ स्वर होता है जिसके उच्चारण में हमें बहुत अधिक ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जैसे ई। ठीक है,
ई। तो हम यहाँ पर ई की मात्रा वाले जो है एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, उदाहरण कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में यहाँ तक अपना डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने जो आपकी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं उनको लिया, और उसके बाद बड़ी की मात्रा वाले, और हमेशा मैंने कहा कि जो नया शब्द होगा वो क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा वाला होगा, यानी कि हमेशा दीर्घ ही बनाएगा। ठीक है, आपका एक ह्रस्व एक दीर्घ मिले, चाहे दोनों ही ह्रस्व मिले, चाहे एक दीर्घ एक ह्रस्व मिले, तो ये चारों मिलकर हमेशा ही दीर्घ ही बनाएंगे, यानी कि आपकी मात्रा जो है बड़ी ई की होगी। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर मैंने बताया था। तो उसी तरह के हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे थे सबसे पहले छोटी मात्रा वाले। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं गिरी, गिरी शब्द जो है वो आप देखेंगे कि दोनों में आपकी छोटी की मात्रा यहाँ पर लगी हुई। ठीक है, उसके बाद हमने ईश जो शब्द लिया, यानी कि जिसके साथ हमने संधि करवानी है, जिसके साथ हमने जोड़ना है, वो शब्द हमने लिया ईस। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, वो है आपका री। री, री जब हम उच्चारित कर रहे हैं तो कौन सी यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है, ई, यानी कि छोटी ई की का स्वर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ईश, ईश। ठीक है, तो कौन सा स्वर आ रहा है, बड़ी ई का। और आप इसका देख सकते हैं इसका प्रथम वर्ण भी ई ही है, यानी कि बड़ी ई है। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ पर आपने एज इट इज उसको उतार लेना है, और जैसे मैंने कहा कि वो हमेशा ही दीर्घ बनाएगा, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया गिरीश। ठीक है, जो जो आपका र में छोटी की मात्रा थी वो यहाँ आकर क्या हो गई, बड़ी की मात्रा बन गई, क्योंकि यहाँ पर अब वो स्वर इतने ज्यादा नजदीक आ गए हैं, ज्यादा पास पास आ गए हैं कि अब उनको अलग अलग उच्चारित करना संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये और ये इतने ज्यादा नजदीक आ गए हैं कि इनको अलग अलग करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, इसको हमने दीर्घ बनाया, और ये क्या बना, गिरीश। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिए थे मैंने, मुनीश, कपीश, हरीश। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे एक ह्रस्व और एक दीर्घ के थे, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमेशा दीर्घ ही बनेगा। और उसके बाद ये दिया था आपको होमवर्क में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने, जिन्होंने यहाँ पर अच्छे से क्लास अटेंड की थी, किसने समझा था, तो उसने वो घर पे जाके भी इसको अच्छे से कर पाएगा, और वो उसने किया भी होगा। और देखिए घर के लिए होमवर्क देने का यही रीजन होता है कि आप घर पर कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, आप नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया है तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आया, आप दोबारा बताइए। लेकिन मैं देखती हूँ कि कई बार बच्चे नोट ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, देखिए लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं हिंदी का, तो उसमें आपको इतनी ज्यादा दिक्कत जरूरत नहीं होती कि आप हर चीज नोट करें, क्योंकि आप उसको बुक से पढ़ते हैं। लेकिन व्याकरण में आपको कोई चीजें जो है नोट करनी होती हैं, लिखना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट सेशन में जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा एक दीर्घ और एक ह्रस्व। इससे पहले हमने लिया था एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ठीक है, क्या लिया था, एक ह्रस्व लिया था, यानी कि एक छोटी की मात्रा वाला शब्द, फिर बड़ी की मात्रा वाला शब्द। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया है। हमने यहाँ पर लिया है एक बड़ी की मात्रा का शब्द, और यहाँ पर लिया है एक छोटी की मात्रा का शब्द। और ये हमें पता है कि हमारा ये हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, ये हमने शुरुआत में ही बताया है कि ये हमारा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए सची शब्द क्या है, सची। सची शब्द में हमने क्या जोड़ना है, इंद्र। ठीक है, किसके साथ हमने उसका मेल करना है, इंद्र। तो इंद्र शब्द में आप देखेंगे जो छोटी जो आपका प्रथम वर्ण है वो क्या है, छोटी ई है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का मेल यहाँ पर कराएंगे तो हमेशा ही दीर्घ बनेगा। तो नया शब्द क्या होगा, ये आप सभी ने किया होगा अपनी कॉपी में, और अगर नहीं किया है तो भी आप अभी इसको देख लीजिए, क्योंकि हमेशा बड़ा ही बनेगा। तो ये क्या शब्द बन जाएगा, सचिंद्र।
ठीक है। इसी तरह से नारी धन इष्ट, नारी धन इष्ट, नारी, री जो है आप देख सकते हैं ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि ये दीर्घ स्वर है। ठीक है। उसके बाद इष्ट शब्द में जो ई है वो छोटी ई है, यानी कि ये आपका ह्रस्व स्वर है, तो हमेशा ही आपका दीर्घ बनेगा। ये तो मैं आपको शुरुआत में ही, क्योंकि दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। ठीक है। तो नारी धन इष्ट क्या होगा? नारीष्ट। क्या होगा? नारीष्ट। ठीक है, नारीष्ट देख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में दिया था और आपने किया होगा, बहुत ही सरल था, मनपूर्वक क्लास होगा, समझा होगा कि लास्ट जो क्लास थी उसमें तो मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। संधि का जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने शुरुआत से रिवाइज करवाया था और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए यहाँ पर कुछ और शब्द पढ़ते हैं, इनको आप स्वयं से करेंगे। ठीक है। मही धन इंद्र। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। इसी तरह से सेम शब्द है नारी धन इंद्र। ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिए, इसको चाहे अभी कीजिए चाहे होमवर्क में कीजिए, इसको खुद से तभी आपको समझ आएगा। देख सकते हैं आप दोनों ही जो आपके प्रथम जो वर्ण शब्द है उनके जो अंतिम वर्ण है वो दोनों ही क्या है? आपका दीर्घ स्वर। ठीक है। नारी, भले ही उसका जो अंतिम शब्द है वो आपका व्यंजन है, लेकिन हम कहते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण हमेशा क्या होता है? स्वरों की सहायता से होता है। अगर आप खाली र उच्चारित करेंगे तो उसमें भी आपको अ का स्वर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो मात्रा लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं अगर आप नारी उच्चारित कर रहे हैं तो आपको ई का स्वर आ रहा है। ठीक है। और आप देख सकते हैं इधर जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण तो स्वयं आपका स्वर ही है, तो आप उनका आपस में मेल कराएंगे और क्या बनेगा वो आप यहाँ पर आगे लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें यानी कि ई की मात्रा में तीन चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। क्या तीन चीजें पढ़ी हैं उसमें आप एक बार देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमने पढ़ा था, इसमें दोनों ही क्या है? ह्रस्व स्वर है, यानी कि दोनों ही स्वर क्या है? आपके ह्रस्व हैं और हमेशा मिलकर दीर्घ बना रहे, जैसे कवि धन इंद्र, कविंद्र। ठीक है। रवि धन इंद्र, रविंद्र। अभि धन इष्ट, अभिष्ट। अति धन ई, अतीव। मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र। ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके दोनों ही ह्रस्व हैं, ये मैंने आपको क्लियर किया था। फिर हमने बताया था एक ह्रस्व और एक दीर्घ, एक ह्रस्व एक दीर्घ, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर किया। उसके बाद अभी अभी हमने पढ़ा एक दीर्घ और एक आपका ह्रस्व, जो हमने होमवर्क। ठीक है। और ये अब आपका जो आगे हम पढ़ेंगे वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, दोनों ही दीर्घ स्वरों को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे? हम अब यहाँ पर दोनों ही दीर्घ स्वरों को लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, आपकी जो हम एग्जाम्पल लेंगे ना, जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे वो हमेशा क्या होगा? आपका एग्जाम्पल, यदि हम दोनों ही दीर्घ स्वरों का मेल करा रहे हैं तो जो उदाहरण हम लेंगे वो उदाहरण आपका हमेशा क्या होगा? वो उदाहरण होगा आपका दीर्घ स्वर। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोनों ही दीर्घों से। नदी धन ईश। समझ आया? नदी धन ईश, दोनों ही दीर्घ हैं। न ई। ठीक है, दीर्घ स्वर है। उसके बाद ईश कैसा है? दीर्घ स्वर है और हमेशा क्या बनाएगा? क्या बताया है? दीर्घ ही बनाएगा। तो नया शब्द क्या बनेगा आप खुद ही देख लीजिए, नदीश। ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखिए, नारी धन ईश्वर। चलिए इसको खुद से कीजिए फटाफट, नारी धन ईश्वर। ठीक है। उसके बाद यहां पर और भी नए शब्द, रजनी धन ईश। ठीक है,
इसको भी आप स्वयं से कीजिए। और क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही जो प्रथम शब्द है उसका भी अंतिम वर्ण आपका दीर्घ स्वर है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो भी आपका दीर्घ स्वर है। तो दोनों का मेल आपने करना है, क्या नया शब्द बनता है वो आपने पर बताना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से अगला शब्द यहाँ पर लेते हैं, सती धन ईश। बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी है, आसानी से आप सभी जो आपके प्रश्न हैं उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चारों आपको यहाँ आए, जिसमें क्या एग्जाम्पल में नदी धन ईश, तो क्या बनेगा? नदीश, यानी कि हमेशा दीर्घ ही बनेगा। तो अब आप खुद से आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या यहाँ पर आपका बनकर आ रहा है, क्या यहाँ पर आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे नारी धन ईश्वर, क्या होगा? नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, क्या बनेगा आपका नया शब्द? नया शब्द क्या बनेगा? नारीश्वर। अब ये कैसे बनेगा नया शब्द नारीश्वर? देखिए, ना री, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिलाकर दीर्घ बनाते हैं, तो नारीश्वर। अब ये तो यहां मिल गया, ठीक है, तो ये हमारा ना री स्वर, नारीश्वर। ठीक है, सती धन ईश, सतीश, रजनी धन ईश, रजनीश। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये एग्जाम्पल है आपके दोनों ही दीर्घ स्वरों के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए उदाहरण की तरफ, जिसमें हमने अभी तक यहाँ पर अ और अ का जब मेल किया, यानी कि इसमें अ और आ वाला जो हमारा, मैंने हमेशा क्या कहा था कि हमेशा क्या बनाएंगे ये तीनों मिलकर? आ जो कि एक दीर्घ स्वर है, ई जो कि एक दीर्घ स्वर है और उ जो कि एक दीर्घ स्वर है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं कि किस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों ह्रस्वों का मेल कराया, तो एक ह्रस्व एक दीर्घ का मेल कराया। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने सेम किया, अब यहाँ भी हमने बिल्कुल इसी तरह से करना है, यानी कि हमने अब ऊ की मात्रा वाले उदाहरण हमने यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या लिए थे? आ की मात्रा वाले एग्जाम्पल लिए थे। अब हम या इसके बाद हमने इश की मात्रा या ई की मात्रा वाले एग्जाम्पल लिए थे, और उसके बाद हम उ और ऊ की मात्रा वाले, यानी कि आपका जो दोनों ही स्वर हैं वो किस तरह से आपका दीर्घ बनाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल चलिए, ये सब अगर आपने नोट कर लिया हो तो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल है आपका 9, और यहाँ पर क्या करेंगे? शुरुआत में हम पहले हमेशा ही क्या करते हैं? दोनों ह्रस्वों का ही मेल करते हैं। ठीक है, दोनों ह्रस्वों का भले ही मेल करते हैं, लेकिन बनता हमेशा क्या है? दीर्घ ही बनता है, यानी कि बनेगा हमेशा दीर्घ ही। ठीक है, मेल हम करेंगे दो ह्रस्वों का, यानी कि छोटे ओ की मात्रा वाले शब्दों का हम यहाँ मेल करेंगे, लेकिन क्या बनेगा? आपका दीर्घ हमेशा बनेगा। चलिए, गुरु, ठीक है, गुरु धन उपदेश। और मैंने क्या बताया यहाँ पर कि हम दोनों ही ह्रस्वों का मेल करेंगे। तो देखिए, गुरु उपदेश, तो गुरु, रू, रू, कौन सा स्वर आ रहा है? कौन सा स्वर आ रहा है? देखेंगे र पर हमने, क्योंकि र जो है इसका अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है, लेकिन इस अंतिम वर्ण का उच्चारण करते वक्त, क्योंकि र है व्यंजन और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, यानी कि यदि हम स्वरों की सहायता लेंगे तभी हम व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं। तो अगर हम र का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पर र तो अकेला नहीं है, यहाँ पर अगर हम री का उच्चारण करते हैं री भी अकेली नहीं है, यहाँ पर हम रू का उच्चारण कर रहे हैं तो रू भी आपका अकेला नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है? आपका ये आपका ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, गुरु। और फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आप देखेंगे उसमें भी क्या है? यहाँ पर भी आपका ह्रस्व
है और वो है आपका उफ। ठीक है, और दोनों ही मिलकर आपका हमेशा ही दीर्घ बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि दोनों आपका हमेशा दीर्घ बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं गुरु धन उपदेश। तो क्या बनेगा? नया शब्द। अब ध्यान से देखिएगा, बच्चे इन्हीं शब्दों में कंफ्यूज होते हैं। गुरु पदेश। अब देखिए यहां पर क्या चेंज हुआ है, कौन बताएगा मुझे जरा फटाफट बताइए, यहां पर चेंज क्या हुआ है? यहां पर क्या चेंज हुआ है, कौन मुझे बताएगा? देखिए मैंने बताया कि हमेशा ही दीर्घ बनेगा। तो यहां पर गुरु धन उपदेश में क्या चेंज हुआ है, क्या चीज ऐसी है जो परिवर्तित हुई है, वो मुझे यहां पर फटाफट से बताइए। जैसे अगला शब्द है आपका लघु। ठीक है, लघु धन उत्तर। ठीक है, लघु धन उत्तर। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, लघु कौन सा स्वर आ रहा है, कौन बताएगा फटाफट बताइए कौन सा स्वर आ रहा है? लघु। घु यानी कि आपका छोटे ऊ का स्वर आ रहा है, यानी कि आपका ह्रस्व स्वर यहाँ पर है, और आपका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आपका ह्रस्व स्वर ही है, उत्तर। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी आपका क्या है? ह्रस्व स्वर है, और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण भी आपका क्या है? ह्रस्व स्वर ही है। तो आपने दोनों ह्रस्व स्वरों का मेल किया और यहां पर आपका क्या बना? यहां पर आपका दीर्घ स्वर बना। तो आपने जो नया शब्द बनाया वो क्या बनाया? जैसे हमने यहां पर लघु कहा था, तो ये हो जाएगा लघुत्तर। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु यानी कि छोटा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहां पर कुछ चेंज आया है, और वो क्या चेंज आया है वो आप बताएंगे मुझे। ठीक है, इसी तरह से सु धन उक्ति। ठीक है, सुधन उक्ति। अब इसको कौन करेगा? फटाफट सॉल्व कीजिए, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है, इसी तरह से साधु उपदेश। ठीक है, और इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं। भानु उदय। चलिए फटाफट से कोशिश कीजिए, कौन बताएगा फटाफट बताइए जरा कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तीन मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, यानी कि तीनों को आपने यहाँ पर इनकी संधि आपने करवानी है तीनों की, और ये तीनों ही क्या है? यहाँ पर आपका जो दोनों यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी आपका ह्रस्व स्वर है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आपका ह्रस्व। तो दो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिए हैं, दो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के तीनों को आप फटाफट कीजिए, और जिसका हो जाता है जरा हैंड रेज कीजिए। कोई भी एक बच्चा माइक लेगा, जीआईसी सफदर खाल से कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 6 के बच्चे हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? संधि विच्छेद। वेरी गुड, संधि पढ़ रहे हैं, और संधि विच्छेद भी मैंने आपको इसमें बताया। ठीक है, तो संधि आपको समझ आ रहा है ये टॉपिक? जी मैम। अच्छा, तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमारे दो ह्रस्व स्वर हैं, उ और उ। ठीक है, ये हमेशा ही मिलकर दीर्घ बनाते हैं, क्योंकि हम दीर्घ संधि यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपको बताए। ठीक है, हमने कहा कि जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, और जो द्वितीय शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण मिलकर संधि करते हैं, यानी कि आपस में जुड़ते हैं, मेल होता है, ज्वाइनिंग होती है, और उसके बाद जो है जो नया शब्द बनता है उसमें क्या होता है? कुछ विशेषता होती है, उसका जो है अर्थ जो है चेंज हो जाता है। तो जैसे हमने कहा गुरु धन उपदेश। ठीक है, तो क्या शब्द बना आपका? गुरुपदेश।
ठीक है। गुरु। इसी तरह से लघु धन उत्तर, तो लघु, यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सी मात्रा लगी हुई है, जरा पढ़कर बताइए बच्चा। छोटे ऊ की, यस। और ये यानी कि छोटा ऊ यानी कि ह्रस्व स्वर, और दूसरा आपका यहाँ पर भी छोटा ऊ है यानी कि ये भी ह्रस्व स्वर है, तो हमेशा ही दीर्घ यानी कि आप देख सकते हैं बड़ा ऊ बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं गु रू ल घू। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो शब्द मैंने लिखा है इसको जरा सा एक बार पढ़कर बताइए बच्चा, क्या क्या होगा इसका। सुधन उक्ति, कैसे करेंगे। हाँ, चुक्ति। वेरी गुड। कैसे लिखेंगे, कौन सी मात्रा लगाऊंगी यहाँ पर, कौन सी मात्रा लगेगी। हाँ जी, बड़े यू की। वेरी गुड। क्या बनेगा, ये दोनों यानी कि ये वाला छोटा ऊ और ये वाला छोटा ऊ मिलकर हमेशा दीर्घ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा सूक्ति। ठीक है, इसी तरह से साधु धन उपदेश, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इसी तरह का है। ठीक है ना, साधुपदेश। और भानु धन उदय, ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से हमने लिखना है भानु। ठीक है, भानु, तो कौन सा यहाँ पर आ रहा है, छोटे ऊ का। ठीक है, उदय, उदय यानी कि ये भी आपका ह्रस्व स्वर ही है, और ये आपका हमेशा बनाते हैं दीर्घ, तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, कौन बताएगा, बताइए बच्चा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा अगला, देखिए ये तो बिल्कुल सेम है, साधु धन उपदेश, जैसे गुरु धन उपदेश तो गुरु उपदेश, तो बिल्कुल वैसे ही हमने लिखना है साधु धन उपदेश, साधु उपदेश। ठीक है, अगला है भानु धन उदय, भानुदय। ठीक है, भानुदय में आप देखेंगे भानु यानी कि छोटे ऊ का स्वर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा बड़े ऊ का स्वर यहाँ पर छोटा ऊ है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आपका ह्रस्व स्वर ही है, उसको हमने यहाँ पर लिखा, दोनों ने मिलकर यहाँ पर दीर्घ बनाया, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर नया शब्द, भानु धन उदय, क्या लिखूंगी, वेरी गुड। मात्रा कौन सी लगेगी लेकिन, बड़े यू की, बड़े ऊ की, यानी कि आपके दीर्घ स्वर की यहाँ पर मात्रा लगेगी, क्योंकि हम दीर्घ स्वर ही बना रहे हैं, हर जगह हमारा जो है दीर्घ स्वर ही आएगा, तो ये होगा भानुदय, भानुदय। ठीक है, इस तरह से ये हमारी संधि यहाँ पर कंप्लीट होती है, कौन सी वाली, जो हमने दोनों ही ह्रस्व स्वर यहाँ पर मिलाए थे। तो यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, एक एग्जाम्पल आप ये इजी सा है, बिल्कुल इसी तरह का है, ये आप खुद से कीजिए। ठीक है, तो समझ आ रहा है आप सभी को, ये संधि टॉपिक समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द, छोटे ऊ की यानी कि दोनों ही जो शब्द हैं वो छोटे ऊ की मात्रा वाले हैं, यानी कि दोनों ही ह्रस्व स्वर हमने यहाँ पर लिए जो मिलकर एक दीर्घ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये संधि हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लेंगे एक ह्रस्व और एक दीर्घ का, नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ठीक है, और ये दोनों ही मिलकर हमेशा ही दीर्घ बनाएंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर हम लेंगे एक ह्रस्व एक दीर्घ, और ये दोनों ही मिलकर हमेशा ही दीर्घ बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस तरह के कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमारा प्रथम शब्द जो होगा वो आपका छोटे ई की मात्रा वाला होगा, यानी कि वो आपका ह्रस्व स्वर होगा, और जो दूसरा शब्द हम लेंगे उसमें जो है क्या होगा, आपका बड़े ओ की मात्रा यानी कि दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। हमने कहा एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ठीक है, लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी।
ठीक है, अगला एग्जाम्पल, लघु धन ऊर्जा। अगला एग्जाम्पल, सिंधु धन ऊर्मी। और उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंबु धन ऊर्मी। ठीक है, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पहले हम इन चारों से समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, आपका ह्रस्व स्वर। क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा आपका ह्रस्व स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, तो हमने लिया ल घु छोटा ऊ। ठीक है, कौन सी मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखिए, तब तक आप इसको रेडी कीजिए अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट करते रहिए और आप अपने माइक को अपने टीचर्स को दे दीजिए। लघु धन ऊर्मी। ठीक है, लघु धन ऊर्मी, तो लघु, लघु कौन सा स्वर आ रहा है, उह। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा ह्रस्व स्वर है। कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारा ह्रस्व स्वर है। और दूसरा आप शब्द देखेंगे ऊर्मी, ऊर्मी यानी कि दूसरा आपका दीर्घ स्वर है। दोनों ही मिलकर आपका दीर्घ बनाएंगे, यानी कि जो आपका अगला शब्द होगा वो क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, लघु धन ऊर्मी, तो क्या बनेगा, लघुर्मी। देख सकते हैं यहां पर आप मात्रा देखेंगे क्या होगी, दीर्घ की होगी। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द है। अब देखिए ये बहुत ही सरल है, इसको आप स्वयं से कीजिए अपनी कॉपी में, फटाफट कीजिए जरा, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए इसको फटाफट, लघु धन ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। बिल्कुल इसी तरह का देखिए यहाँ पर सिंधु धन ऊर्मी। ठीक है, सिंधु छोटा ऊ, सिंधु ध का जो आपका व्यंजन है उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, उसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, किस स्वर के साथ उसका उच्चारण हो रहा है, उसमें छोटे ऊ की मात्रा के साथ उसका उच्चारण हो रहा है लघु। ठीक है, सिंधु, अंबु। ठीक है, तो इस तरह से सिंधु शब्द में धु ऊ जो आपका ह्रस्व स्वर है उसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। और अगला शब्द है ऊर्मी, अगला शब्द है ऊर्मी यानी कि आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दोनों ही मिलकर यहाँ पर दीर्घ बनाएंगे, ये हम यहाँ पर कह रहे हैं बार बार। तो सिंधु धन ऊर्मी क्या होगा, सिंधूर्मी। ठीक है, यहाँ पर आपका दीर्घ बनेगा। ठीक है, तो ये मात्राएं आपने बचपन में पढ़ी होंगी ना, ये आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि ये छोटे ऊ की मात्रा है। और इसी में कई बार ना बच्चे, क्योंकि उच्चारण के आधार पर जब आपको उच्चारण क्लियर नहीं होता है कि आपको आप किस तरह से उच्चारित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको शुरुआत में ही जब वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, जब आप स्कूल जाते हैं, जब आपको वर्ण पढ़ाए जाते हैं, तभी आपको ना उसको उसका सस्वर पाठ कराया जाता है, यानी कि स्वर के साथ उसको उच्चारण करना सिखाया जाता है, ताकि आप समझें कि क्यों इसको धीरे बोला जा रहा है, क्यों इसको तेज बोला जा रहा है। जैसे अ आ ई उ ऊ, इस तरह से क्लास में पढ़ाया जाता है ना जब आप छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए क्योंकि जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, फिर आ, ई उ ऊ।
ठीक है, तो जैसे अ हो गया, इ हो गया, उफ हो गया, री हो गया, ये चारों जो है आपके ह्रस्व स्वर है। और बाकी के जितने जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सब आपके दीर्घ हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीजें भी क्लियर की थी वहां पर जब हमने शुरुआत में वर्णों को पढ़ा था। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के 3 भेद होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, स्वर, व्यंजन और आपका जो वर्ण। ठीक है, स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजनों में भी आपको स्वरों के भी अलग अलग भेद बताए थे और व्यंजनों के भी अलग अलग भेद बताए। ठीक है, तो आज के लिए आपको मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको एक ह्रस्व और एक दीर्घ पढ़ाया और जिसमें आपको 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। और ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में नोट कर लीजिए इनको जरा, ये दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। और बाकी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तरह से हमारी इसके साथ जो है दीर्घ संधि, यानी कि जो आपकी स्वर संधि का पहला भेद हम पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने प्रॉपर आपको नोट करवाया है, लिखवाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे भेद होते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो स्वर संधि का पहला भेद जो हम दीर्घ संधि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उस दीर्घ संधि का लगभग हम एंड पर पहुंच गए हैं। अब हमने लास्ट में केवल दोनों दीर्घ यहाँ पर लेकर चलना है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो है उसके बाद हम अगला जो गुण संधि है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर काफी सारी चीजें डिस्कस की अपने हिंदी व्याकरण में। बस आशा करती हूँ कि आप घर पर जाकर इसे एक बार रिवाइज करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।